समझ में ये लगाए हम लोग बाहर जा रहे हैं। बच्चों, आज हम सब व्याकरण खंड के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण खंड के अंतर्गत संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि माने जोड़। ध्यान दीजिएगा जब मैं बोलूँ। संधि माने होता है जोड़। अब यहाँ पर अपन को संस्कृत के अंतर्गत जो संधि प्रकरण पढ़ना है उसमें वर्णों का जोड़ है, इसलिए वर्णों का ज्ञान होना सबसे पहले आवश्यक है। हमारे संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये संधि पढ़ने के लिए हमको वर्णों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने होता है अक्षर। आप लोगों ने शिशु विभाग में पढ़ा होगा वर्ण, इनको अक्षर कहते हैं। तो ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो दो प्रकार के वर्णों में सबसे पहले अपन लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण ये स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। पहले अपन स्वर वर्ण को देखते हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं आ से लेकर के आ, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ई, ए, ऐ, ओ, और ये री, ये स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण, स्वर संधि में स्वर वर्णों का प्रयोग होता है। और दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण। दूसरा वर्ण है व्यंजन, व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण का प्रयोग व्यंजन संधि में प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्ण का से लेकर के हा तक के वर्ण ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण का प्रयोग व्यंजन संधि में होता है। तो जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन वर्ण का प्रयोग समझेंगे। अब व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे। तो अब अपन को संधि प्रकरण के अंतर्गत ये स्वर जानेंगे। स्वर आ, ई और ई, इसमें बीच में छूट गया था ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और री। और अंग और आहा का प्रयोग स्वर वर्ण में नहीं किया जाता है। ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण केवल स्वर ही होता है, इसमें कोई व्यंजन वर्ण सम्मिलित नहीं होता। तो स्वर वर्ण के बारे में अपन ने जानकारी हासिल की। अब अपन को संधि पढ़ना है। तो संधि के प्रकरण में अपन संधि तीन प्रकार की होती है प्रमुख रूप से। संधि के प्रकार अपन ये वर्ण पढ़ लिया। अब यहाँ संधि के प्रकार पढ़ते हैं। इस संधि के मुख्य तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि
दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि व्यंजन, इसको स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच संधि, इसका स्वर संधि का संस्कृत में अच संधि नाम है और व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग ही कहते हैं। विसर्ग संधि। इस प्रकार संधियों के अपन लोगों ने भेद पढ़े। तो संधि प्रकरण में स्वर संधि माने संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहते ही हैं। अब अपन पहला भाग जो स्वर संधि है या अच संधि है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, इसको अभी हमने बताया था स्वर संधि को संस्कृत में कौन सी संधि कहते हैं, भूल गए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। इसको अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। अब स्वर संधि के बारे में स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि स्वर, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। स्वर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आ से लेकर के औ तक के वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या बनी? जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है अथवा स्वर वर्ण का स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है। तो ये आप लोगों ने परिभाषा सुनी, ठीक है? लिखने की जरूरत तो नहीं, बोर्ड में लिखने की जरूरत तो नहीं है स्वर संधि की परिभाषा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो स्वर संधि चलिए लिख भी देता हूं, हो सकता है किसी भैया बहन को भूल गया हो तो याद रखेंगे। तो उसकी परिभाषा लिख देता हूं। जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, आगे मेल होता है अथवा जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण में परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है अथवा उसे स्वर संधि कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। परिभाषाएं
अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से लिखी होती हैं, उसमें भ्रमित नहीं होना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का ही प्रयोग होता है। तो आप लोगों को बताया मैंने कि संस्कृत में स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। ये लिखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरफ से ध्यान दीजिएगा। तो स्वर वर्ण का स्वर वर्ण में मिल होता है तो स्वर संधि होती है। इसको उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण जैसे देव धन आलया या बराबर देवालया बराबर देवालया। अब हम इसमें संधि की पहचान, संधि की पहचान पर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमसे संधि नहीं बनती। संधि पहचानी कैसे जाती है, इस पर विशेष गौर करना है हमको। हम संधि कैसे जान जाए कि ये कौन सी संधि है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो अपन ये धन का निशान लगाते हैं, ये प्लस का निशान लगाते हैं, इसके पहले का एक वर्ण, इसके धन के बाद का एक वर्ण, ये देख करके संधि पहचानी जाती है कि धन के पहले कौन सा वर्ण है, धन के बाद में कौन सा वर्ण है, और यहां से संधि की पहचान होती है। अब यहां पर देखने में वा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वा। अब पढ़ा हम स्वर संधि रहे हैं, लेकिन यहां देखने में वा लिखा हुआ है, तो लग रहा है कि ये व्यंजन है और ये स्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो संधि को पहचानने के लिए थोड़ी सी बात हम सबको और समझनी होगी। क्या, देखिए जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, का से लेकर हा तक, ये प्रत्येक वर्णों में आ स्वर सम्मिलित होता है। कैसे, जैसे ये का है, ये का कैसे बन गया, तो ये बन गया का प्लस आ बराबर का। ये का कैसे बना, का प्लस आ बराबर का। तो ये संस्कृत में एक व्यवस्था है अभी, ये इसको अपन कहते हैं हलंत। किसी भी वर्ण में यदि ये हलंत लगा हो तो इसका मतलब ये होता है इसमें स्वर वर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये किसी भी वर्ण में लगा हो निशान, इस निशान को हलंत कहते हैं। अगर ये निशान लगा हो, इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें आ स्वर नहीं है। और जैसे देखिए इसके पहले इक्वल के पहले वर्ण लिखा हुआ है का, ये का लिखा है और ये का लिखा है, दो का लिखे हुए हैं। इस का में और इस का में क्या अंतर है, इसमें ये हलंत नहीं लगा हुआ है और इसमें हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आ स्वर सम्मिलित है, इसमें आ स्वर सम्मिलित नहीं है। तो जितने भी वर्ण अपन ने बताए कि का से लेकर के हा तक जितने भी वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण में आ स्वर सम्मिलित होता है। इसीलिए यहां पर देखने में व्यंजन वर्ण लग रहा है और सामने स्वर वर्ण है। तो अब इसका मतलब इसमें हलंत नहीं लग रहा, इसका मतलब हुआ कि इसमें आ स्वर है। तो अपन ये जांच कर लेना चाहिए। तो धन के पहले आ स्वर, धन के बाद में आ स्वर, ये देखिए। अब यहां से संधि की पहचान हो जाती है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि का से लेकर के हा तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी में आ स्वर सम्मिलित रहता है। तब यहाँ जांच करने में ये हमारा फार्मूला आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा और बड़ी जल्दी से, शीघ्रता से आप लोग संधि को पहचान सकेंगे। तो देखने में वह लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आ है।
समझ में आ क्यों है? क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। अब देखिए, धन के पहले और धन के बाद ये दो ही अक्षर संधियों को पहचानने में देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि धन के पहले आ है, धन के बाद में आ है, तो ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है। ध्यान दीजिए, कोई व्यंजन वर्ण तो नहीं आएगा, नहीं, तो ये दोनों स्वर वर्ण हैं, इसलिए ये उदाहरण स्वर संधि का ही होगा, अर्थात ये इसको स्वर संधि कहेंगे। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है यही भी उदाहरण हो, अन्य दूसरा भी उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण देख लो, जैसे है सुरेंद्रा, इससे सिद्ध कर लें अपन सुरेंद्रा, एक ही शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? और ध्यान देंगे, कभी भी किसी भी शब्द को विच्छेद कीजिए तो उसमें दो सार्थक शब्द निकलने चाहिए, निरर्थक ना हो, ये शर्त रहती है। तो ये सुरेंद्रा जो शब्द है, इसको अपन को विच्छेद करना है, तो इसको सबको पता है इसका क्या विच्छेद होता है, सुर धन इंद्रा, ये आप लोगों को पता ही है, पढ़ाया है कक्षा, जब से संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी होगी तब से ये शब्द आपके सामने आते हैं, लेकिन पहचान नहीं कर पाते। उसका कारण एक ही है कि हम पहचानने की कोशिश नहीं करते। अब ध्यान दीजिए, अब ये इसको संधि को पहचानना है। अभी केवल मैं ये बता रहा हूं कि स्वर संधि कैसे जान जाएंगे, अभी स्वर संधि की जो भेद है वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले स्वर संधि है कि नहीं ये जानना है। व्यंजन तो नहीं है, विसर्ग तो नहीं है, तो ये धन के पहले, अब देखिए यहां पर देखने में व्यंजन वर्ण लग रहा है, रा कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है, लेकिन यहां पर ये स्वर संधि में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसमें हलंत नहीं लगा है। हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें आ सम्मिलित है, तो देखने में रा है, एक्चुअल में रा में आ मिला हुआ है, तो इसको अपन मानेंगे कि धन में पहले क्या लिखा है आ और बाद में ई, ये दो वर्ण आप अलग कर लीजिए और यहां से जांच कर लीजिए, आपको संधि प्रकरण समझ में आने लगेगा। ये मूल जड़ है संधि की। जिसने ये बातें सुन ली, समझ ली, चिंतन कर लिया, उससे कभी संधि भूलेगी नहीं, हमेशा बनती रहेगी, और आपसे भी बनेगी, और आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बता सकेंगे। ऐसा नहीं आप घर से बने दूसरे से बने दूसरों को भी बताइए कि देखिए, अब धन के पहले क्या आया? आ, धन के पहले, धन के बाद में ई, आ क्या है? स्वरवर्ण, ई क्या है? स्वरवर्ण, ये दोनों स्वरवर्ण, दोनों स्वरवर्ण है, इसलिए ये भी उदाहरण स्वर संधि का है, अर्थात इसको भी स्वर संधि कहेंगे। लेकिन कौन सी स्वर संधि कहेंगे, ये अभी फार्मूले अपन लोगों ने नहीं पढ़ा और नहीं समझा, केवल स्वर संधि समझा। तो जब स्वर संधि का स्वर वर्ण से मेल होता है, देखिए ये और ये मेल हो गया, इसलिए स्वर संधि हो गई, ठीक है। तो केवल अपन लोग स्वर संधि आराम से जान सकते हैं कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि जान जाएंगे ना, कैसे जान जाएंगे? जब धन के पहले स्वर हो और धन के बाद में भी स्वर हो, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो ये अपन लोगों ने स्वर संधि का उदाहरण सुना, समझा, देखा और पढ़ा। लेकिन ये कक्षा अष्टम तक तो ठीक है, स्वर संधि लिख देने पर काम चल जाता है, लेकिन हायर सेकेंडरी में 9वीं 10वीं में ये बात नहीं चलती। तो स्वर संधि कौन सी स्वर संधि है, जब तक हम उसके पार्ट्स नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक हमको अंक नहीं मिलते। इसलिए हमको स्वर संधि के भेद पढ़ना अनिवार्य होगा। तो स्वर संधि के भेद जान लें, भेद या भाग, इसके स्वर संधि के प्रमुख रूप से 6 भाग होते हैं। कितने? 6। देखिए, पहला दीर्घ संधि, मैं संधि बार बार नहीं लिखूंगा,
आप लोग समझ जाएंगे। दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयादि और छठवीं नंबर पर है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप संधि। तो ध्यान दीजिएगा कि बार बार हमने संधि नहीं लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि और होती है, दीर्घ है तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और पूर्व।